Good morning, student. Class 12, Chapter 3, Liberalization, Privatization and Globalization, Indian Economy, Part 2. इससे पहले हमने Part 1 में why न्यू पॉलिसी एक्सेप्ट की थी, क्यों की थी, उसके क्या रीजन थे, उसके बारे में हमने बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ा। तो हमारा चैप्टर शुरू होता है लिबरलाइजेशन से, बाद में प्राइवेटाइजेशन और बाद में ग्लोबलाइजेशन। ऐसे हमें 3 कॉन्सेप्ट पढ़नी है और ये इकोनॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप अपने इकोनॉमी पार्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए और उसको लर्न करने की कोशिश करें। ओके स्टूडेंट, नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, मतलब फर्स्ट पार्ट of the second part of the chapter and first point, liberalization. Okay, so what is my liberal? देखो, there are 3 elements of new economic policy. मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 3 एलिमेंट है और पहले पार्ट में आपने देखा होगा कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. These are 3 important concept of the new economic policy 1991. कौन सी ईयर में आई थी पॉलिसी है? 1991. कौन थे उस समय प्राइम मिनिस्टर और इकोनॉमिक फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? नरेंद्र मनमोहन सिंह जी उस समय कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। और नरसिम्हा राव उस समय देश के पीएम थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय हमने 1991 में पॉलिसी लाई। क्यों लाई? इसके पहले अगर और आपको समझना है तो पहले पार्ट में जाइए और उसको समझ लीजिए। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, लिबरल मतलब क्या होता है? फ्री। भाई थोड़ा सा मैं हाथ, अभी मैंने पेपर चेकिंग करते हुए थोड़ा सा लिबरल हो गया, मतलब थोड़ी सी, अगर तुमने बहुत सारी गलतियां लिखी और एक लाइन सही लिखी तो मैं लिबरल होकर उसको 1 मार्क दिया। तो इससे क्या हो जाता है कि मैं लिबरल हूं, मैं इतना हार्डली नहीं कि पूरा रॉन्ग करके 0 मार्क दो। तो इसे कहते हैं लिबरल। और लिबरल का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। लिबरल का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। काय का फ्रीडम? फ्रीडम ऑफ द इकोनॉमी। काय का फ्रीडम? फ्रीडम ऑफ द इकोनॉमी। काय का फ्रीडम? भाई गवर्नमेंट कंट्रोल, जो इकोनॉमी गवर्नमेंट कंट्रोल में है वो गवर्नमेंट उस सेक्टर को फ्री कर देता है। जैसे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में 100% एफडीआई को परमिशन दिए, 100% एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उनको परमिटेड कर दिया गया है। तो 100% परमिटेड कर दिया तो मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने उस सेक्टर को अपना पूरा नियंत्रण हटा दिया। अब जो फॉरेन डिसीजन लेंगे वो अपनी तरफ से काम कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं ना एफडीआई, 100% दिया तो मतलब वो सेक्टर से क्या हुआ? लिबरल हुआ। जैसे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, सिक्योरिटी एंड रेलवे छोड़ के बाकी सारी इंडस्ट्री फ्री लाइसेंसिंग कर दी। मतलब अब उसको इस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट के परमिशन की जरूरत नहीं है। जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था, 100 से ज्यादा परमिटेड लेनी पड़ती थी, अब वो परमिटेड गवर्नमेंट ने निकाल दी है। अब कोई भी जाके अपना खुद का इंडस्ट्री खड़ा कर सकता है, जिसके पास पैसे वो स्टैंड अप हो सकता है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री ने स्टैंड अप योजना लाई, स्किल योजना, ये स्किल इंडिया वगैरह जो प्लान लाए, उसमें गवर्नमेंट की परमिशन को धीरे धीरे क्या कर दिया है? रिड्यूस कर दिया है, खत्म कर दिया है। ऐसी कंडीशन जो क्रिएट होती है उस कंडीशन को हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। प्राइस कंट्रोल है, इंपोर्ट लाइसेंसिंग है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है। मतलब लिबरलाइजेशन का सिंपल मीनिंग लाइसेंस फ्री एस्टैब्लिश इंडस्ट्री। 4 वर्ड याद रखना है, लाइसेंस फ्री एस्टैब्लिश इंडस्ट्री।
कोई भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए जो लाइसेंस लगता है वो पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है। तो उसको हम क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, जिसमें 3 कंट्रोल गवर्नमेंट ने हटा दिए। प्राइस कंट्रोल, जो प्राइस जैसे सोशलिज्म में पूरी तरह से प्राइस कंट्रोल की जाती थी, अभी ऐसा नहीं होगा। इंडिया में कोई भी प्राइस कंट्रोल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, मार्केट वैल्यू और डिमांड एंड सप्लाई की तरफ से ही कंट्रोल होगा। इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफियर नहीं होगा। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग 3 चीजें, प्राइस कंट्रोल, इंपोर्ट लाइसेंसिंग एंड licensing. It implies the greater dependence on the market for making various economic decision. ऐसे तरीके से डिसीजन लेके बहुत सारे डिसीजन जो होते हैं गवर्नमेंट लेता है और उस लो व्यापार में छूट देने की कोशिश करता है, उसको लिबरलाइजेशन कहते हैं। क्या क्या रिफॉर्म हुए भाई 1991 में? उस समय तो देश में पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर ही हावी था, प्राइवेट सेक्टर का तो कोई वैल्यू ही नहीं था। उस समय प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए और पब्लिक सेक्टर को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट का जो खर्चा हो रहा था पब्लिक सेक्टर के ऊपर, वो रिड्यूस करने के लिए, उसको माइनस करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए कुछ रिफॉर्म लाए गए। वो रिफॉर्म क्या थे, एक एक करके हम पहले बात करते हैं। सबसे पहला रिफॉर्म, डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। समझ में आया? डीरेगुलेशन, पहले गवर्नमेंट रेगुलेटेड करता था किसको करना है, कोई इंडस्ट्री करना तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, वहां के पंचायतों की, फार्मर की, सबकी परमिशन लेनी पड़ती थी, तब जाके नई इंडस्ट्री खड़ी होती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उन सब रेगुलेशन को ही खत्म कर दिया, डीरेगुलेशन खत्म कर दिया। डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इकोनॉमी, सबसे पहला इंप्रूवमेंट किया है डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। उन्होंने पहला काम किया, एबॉलिशमेंट ऑफ द लाइसेंस रिक्वायरमेंट एक्सपेक्ट कुछ अल्कोहल और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, कुछ इंडस्ट्री है जैसे फायर बनाना है या राइफल या बंदूक तैयार करनी है, दारू गोला जो बारूद होता है युद्ध में इस्तेमाल करने वाला, उसको छोड़ के बाकी सारे सेक्टर फ्री कर दिए गवर्नमेंट की तरफ से कि कोई भी आके इंडस्ट्री अपना इंडस्ट्री लगा सकता है और उसमें अपनी बिजनेस स्टैंडर्ड कर सकता है। पहले ऐसी परमिशन नहीं थी। 1991 के बाद ये सारी चीजें क्या कर दिया, सबसे पहले अबॉलिशमेंट ऑफ लाइसेंस रिक्वायरमेंट, अबॉलिशमेंट ऑफ द लाइसेंस रिक्वायरमेंट, जो उनके लिए लाइसेंस लगता है उस लाइसेंस को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया। सिर्फ 2 चीजों को छोड़ के, अल्कोहल और इसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, और बारूद का प्रोडक्शन जो होता है उसके लिए आपको, माइन का प्रोडक्शन होता है, बारूद का प्रोडक्शन होता है, उसके लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। बाकी सारे सेक्टर फ्री कर दिए गए, जिसमें से 2000 सेक्टर छोटे मोटे बिजनेस, 2000 बिजनेस सेक्टर पूरी तरह से क्या कर दिए, फ्री कर दिए। पहला आ गया अबॉलिशमेंट ऑफ लाइसेंस। पॉइंट याद रखना, एग्जाम में बिल्कुल स्ट्रिक्ट इसी पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बी केयरफुल। अगर ये क्वेश्चन मिस हो गया तो फिर वो आप लिख नहीं पाओगे, बी केयरफुल। सीबीएसई एग्जाम लेगी, 100% लेगी, वो कोई भी छूट नहीं देगी, क्लास लगे या ना लगे, इससे कोई मतलब नहीं उनको। Encouragement and impetus of the private sector were liberal tax law, tax holiday, abolishment of quotas। 3 चीजें कर दी। अबॉलिशमेंट ऑफ कोटास खत्म कर दिया गया। कोटा का मीनिंग मैंने लास्ट फर्स्ट पीरियड में आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर कोटा होता है, जैसे शुगर का प्रोडक्शन हुआ 100 kg और हमें अपनी देश की जरूरत है 80%, मतलब 80 kg की, हमारे पास बचता है 20, तो 20 एक रिजर्व कोटा है जो बाहर के देश में भेज सकते हैं, क्योंकि वो अपने देश की जरूरत को पूरा करने के बाद बचा हुआ है। तो ये जो कोटा है, ऐसी लाइसेंसिंग कोटा वाली देश के लिए कितना रखना है, बाहर के लिए कितना रखना है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन अब नहीं होगी। पहले होती थी, अब वो 1991 के बाद खत्म कर दिया गया। दूसरा, लार्ज
large scale industries were allowed to produce good and service their initially reserved for small scale industry. जो small scale industry थी, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को पूरी तरह से आजाद कर दिया, और जो उसके लिए जो 200 गुड्स जो स्मॉल होते थे, कॉटन गुड्स वगैरह जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में दी हुई थी, अब हायर इंडस्ट्री के लिए, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री, उसके लिए वो भी प्रोडक्शन करने की परमिशन दी गई, जो 1991 में बिल्कुल ही परमिटेड नहीं था। तो तीन चीजें समझ में आई, एक डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर 1, एबॉलिशमेंट ऑफ लाइसेंस रिक्वायरमेंट, एक्सपेक्ट दो चीजें छोड़ के, जो बारूद और अल्कोहल छोड़ के, इंकरेजमेंट ऑफ प्राइवेट टैक्स है, टैक्स हॉलीडे, कुछ जो छुट्टियां मिलती थी उसके ऊपर, और जो कोटा था उसको अबॉलिश कर दिया, और टैक्स हॉलीडे, वो सारी चीजें फिर से शुरू कर दी। लार्ज स्केल इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बिजनेस या काम करने के लिए परमिटेड कर दिया गया। ये तो हुए इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। अब हम देखते हैं फाइनेंशियल रिफॉर्म। क्या फाइनेंशियल कर दिए गए? सबसे पहले तीन चीजों में फाइनेंस कर दिया, मतलब करेक्शन कर दिया। रिफॉर्म इन कमर्शियल बैंक, जो हमने नेशनलाइज बैंक बनाई थी, अब नेशनलाइज बैंकों को बाजार के अनुसार अपना काम करना पड़ेगा, ये पहला चेंज हुआ। स्टॉक एक्सचेंज, जो पहले गवर्नमेंट के कब्जे में थी, अब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बेस हो गया। एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, जो बैंक इन्वेस्टमेंट, जैसे आपको मालूम है इंडियन पेमेंट, एयरटेल पेमेंट बैंक, आईसीसीआई पेमेंट बैंक, जो मोबाइल पे जो ऐप आती है भीम ऐप, जैसे ये सारी ऐप जो है उस समय के लिए, अब पहले कोई परमिशन नहीं था, क्योंकि कोई भी फाइनेंस करना हो तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी, बैंक की परमिशन लेनी पड़ती थी। अब वो परमिशन उन्होंने निकाल रख दी है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजिंग द वर्किंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ऑफ एस्टेब्लिशिंग वेरियस कंट्रोल। द रोल ऑफ आरबीआई का एक बहुत बड़ा रोल था उस समय, वो क्या था? रेगुलेटेड था। अब रेगुलेटेड की जगह पर आरबीआई को क्या बनाया गया? फैसिलिटेटर बनाया गया। अब वो फैसिलिटेट मतलब सुविधा देने वाली बैंक बन गई है। पहले कंट्रोल करने वाली बैंक थी, मतलब एज अ कंट्रोलर थी। अब कंट्रोलर का रोल बदल के उनका क्या कर दिया गया? फैसिलिटेटर कर दिया गया कि तुम ये सारी सुविधा फैसिलिटेट करोगे। अब रेगुलेट नहीं, फैसिलिटेटर करोगे। The need of financial reform was felt to encourage competition on a banking sector। और धीरे धीरे आज जो बैंकिंग सेक्टर में कंपटीशन आ गया है, वो कंपटीशन उस समय के 1991 में जो फाइनेंशियल रिफॉर्म किया गया था उसका ही एक परिणाम है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, FII फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है। FII का फुल फॉर्म फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो बाहर की कंपनी आती थी, बाहर की बैंक है, उनके लिए भी अब देश में बिजनेस करना आसान हो गया है। सच एज अ मर्चेंट बैंकर, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड वगैरह जो इन्वेस्ट करना चाहते थे वो इस तरीके के इन्वेस्ट आपको कर सकते हैं। जैसे पेंशन फंड है या म्यूचुअल फंड आप मार्केट में लगाते हो, उसमें भी जो लगी कंपनियां हैं, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट की बहुत जबरदस्त बैन थी या उसके ऊपर नॉन परमिटेड का दर्जा लगा था, उसको अब परमिटेड कर दिया गया है। फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म में क्या क्या चीजें हुई? हम लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल जो रिफॉर्म हुआ या बैंकिंग रिफॉर्म हुई, क्या क्या इसके बारे में बात हुई है। देन थर्ड पार्ट है फिस्कल रिफॉर्म। द रिफॉर्म दैट रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर रेफर्ड टू फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म। द प्रिंसिपल ऑफ कंपोनेंट ऑफ फिस्कल रिफॉर्म इज टैक्स रिफॉर्म। फिस्कल पॉलिसी को हम क्या कह सकते हैं? टैक्स रिफॉर्म। और इसके लिए 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, बी केयरफुल। फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट part of the chapter, 3 mark question already many time
12th examination. So be careful of this one. So fiscal policy reform to principal component to fiscal reform and a tax reform. टैक्स रिफॉर्म में क्या कर दिया, जो लोअरिंग टैक्स रेट एंड बोर्डनिंग टैक्स बेस. लोअरिंग टैक्स रेट पहले इतना हाई होता था, इस गुड्स के ऊपर, उस गुड्स के ऊपर, उस गुड के ऊपर एक बार में ही 4 से 5 टाइम का टैक्स देना पड़ता था. इससे चीजें जो बहुत महंगी होती थी उसको कम करके उन्होंने टैक्स रियायत देने की बात कही और लोअरिंग टैक्स रेट, कम से कम कंपनियों पर टैक्स लगे, ऐसा रिफॉर्म कर दिया गया. कारपोरेशन टैक्स वेयर लोअर. अब कारपोरेशन टैक्स क्या होता है पहले समझा दो. कारपोरेशन टैक्स रेट वेयर लोअर. कारपोरेशन टैक्स का मतलब होता है कंपनी के प्रॉफिट पर जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर. मतलब अभी 100 रुपीज का प्रोडक्शन हुआ और कंपनी ने 120 रुपए का 120 रुपए का उन्होंने मार्केट वैल्यू मिला और 100 रुपीज का प्रोडक्शन हुआ, तो उनका जो प्रॉफिट है वो 20 रुपया है. तो उस 20 रुपए के ऊपर कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट के टैक्स लगाया जाता है. उस टैक्स को हम कौन सा टैक्स कहते हैं, कारपोरेशन टैक्स. Reform in indirect taxes for establishing an integrated national market. The tax system has been simplified with what earlier is very complicated. जो टैक्स था भरने के लिए बहुत मुश्किलें जाती थी, हर दफ्तर के आपको वहाँ पे टैक्स डिपार्टमेंट के जो चक्कर काटने पड़ते थे. अब वो नहीं हुआ, अब ऑनलाइन हो गया, सारी सुविधाजनक हो गया, आप कहीं से भी टैक्स भर सकते हो, आपको ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, वहीं से भी आप ऑनलाइन फिलअप कर सकते हो या उसको किसी और ऑफिस में ही भर सकते हो. बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है. अब वो पहले नहीं थी, तो ये जो फैसिलिटी अवेलेबल हुई है वो फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म के, इसको हम क्या कहते हैं, टैक्स रिफॉर्म. और चौथा सेक्टर हमने चेंज किया लिबरलाइजेशन में, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म. क्या हुए भाई लिबरलाइजेशन के अंतर्गत एक्सटर्नल रिफॉर्म क्या क्या हुए, जरा इस बात में करते हैं. इट इंक्लूड फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म, abolishment of import licensing and quotas of the import of capital goods and intermediate goods. कुछ इंटरमीडिएट गुड्स, कुछ कैपिटल गुड्स, कुछ कोटा, जो रिस्ट्रिक्शन थे वो 100% रिस्ट्रिक्शन कुछ चीजों को छोड़ के हटा दिए गए. वो 2 रिस्ट्रिक्शन थे, एक अल्कोहल और एक बारूद प्रोडक्शन, मतलब जो माइनिंग प्रोडक्शन होता है वो छोड़ के बाकी सारी दी गई. स्विच टू फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, यूर करेंसी एक्सचेंज टू फॉरेन करेंसी इन पर्टिकुलर रेट. इंडिया की करेंसी अगर इंडिया के 70 रुपए है और अमेरिका का $1 है, तो मुझे अमेरिका का $1 लेने के लिए इंडियन रुपीज में 70 रुपए मुझे अमेरिका को देने पड़ेंगे, तब जाके अमेरिका का $1 मुझे मिलेगा. तो इसे क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट. और ये एक्सचेंज रेट पहले क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ही जाता था. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बिना परमिशन के बगैर आप ₹1 भी एक्सचेंज नहीं कर सकते थे. अब वो धीरे धीरे हटा दिया गया एक्सचेंज रेट, एंड एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई, और मार्केट के ऊपर छोड़ दिया गया, डिमांड और सप्लाई के ऊपर उसको पूरी तरह से छोड़ दिया गया. फ्रॉम द फिक्स एक्सट्रीम एंड द रेट रिजिम ऑफ फिक्स बाय रेट. 7वां जो रिफॉर्म किया गया वो डीवैल्यूएशन किया गया. आपको पता है, इट इंप्लाइड डेलिबरेट. डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, अपने देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी की तुलना में वैल्यू घटाना. मतलब यूर करेंसी डिक्रीज द वैल्यू compared to foreign currency value. Your currency value reduce according to comparison to foreign currency of the nation.
उस देश के फॉरेन लोग, जो फॉरेन कंट्री है, उसकी जो वैल्यू है, उसके अपनी रुपीस की वैल्यू को कम करना. इट इम्प्लाइज दैट डेलिब्रेटेड ऑफिशियल लोअरिंग ऑफ द value of your country's currency with respect to foreign currency. This is the value of domestic currencies falls in terms of foreign currency. Already बता चुका हूँ. This is encourage. अब इससे क्या होगा भाई बता सकते हो कि अपने देश की रुपीस की वैल्यू कम करना. मतलब क्या करना चाहिए? इंपोर्ट महंगा होगा और एक्सपोर्ट सस्ता होगा. इंपोर्ट महंगा मतलब क्या होगा कि मुझे बाहर से कोई चीज मंगवानी है, $2 में मुझे 70 रुपए देने पड़ेंगे. अगर वही बात हमें एक्सपोर्ट करनी है तो हमें उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे, जिससे इंकरेज इंपोर्ट होगा और डिस्करेज इंपोर्ट होगा और इनकरेज क्या होगा? एक्सपोर्ट होगा. So this is the second part of the chapter. We learn easiest what type of, this is liberalization. लिबरलाइजेशन में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देखी जिसमें एलपीजी आता है. एलपीजी में पहला पार्ट हम देख रहे हैं लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन का मीनिंग हमने देखा था कि लाइसेंस फ्री एस्टैब्लिश इंडस्ट्री. उसके लिए उन्होंने कितने रिफॉर्म किया? उसके लिए उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म किए जिसमें डीरेगुलेशन लाया गया, अबॉलिशमेंट ऑफ लाइसेंस रिक्वायरमेंट, जो अल्कोहल और बारूद का प्रोडक्शन छोड़ के बाकी सारे लाइसेंस को अबॉलिश कर दिया गया. इंकरेजमेंट एंड इनपुट प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इंकरेज कर दिया गया. टैक्स हॉलीडे दिया गया, टैक्स को रिड्यूस कर दिया गया और लार्ज स्केल इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बिजनेस करने की परमिशन दी गई. कमर्शियल बैंक में स्टॉक एक्सचेंज, उनके लिए चेंजेस लाया गया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल फैसिलेटर, मतलब वो रेगुलेटर से फैसिलेटर बनाया गया. फाइनेंस मार्केट को परमिशन दी गई, पेमेंट्स बैंक को परमिशन दी गई और इस तरीके से रिफॉर्म किए गए. फिस्कल रिफॉर्म में टैक्स रिफॉर्म लाया गया जिसमें टैक्स रिफॉर्म में आप कंपोनेंट ऑफ फिक्सल टैक्स रिफॉर्म कर दिया गया. टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाइड कर दिया गया, इजीएस्ट वे से उसको करने के लिए कर दिया गया. एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ रिफॉर्म में हम देखते हैं कि एक्सटर्नल में कोटाज खत्म कर दिया गया, इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम को खत्म कर दिया गया. इंटरमीडिएट गुड, कोई भी आप किसी भी गुड्स को कितनी मात्रा में भारत में ला सकते हैं या उसको बाहर बेच सकते हैं. स्विच ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, उसको लाया गया. एक्सचेंज रेट को पूरी तरह से लागू कर दिया गया और सबसे पहला महत्वपूर्ण डीवैल्यूएशन ऑफ द रुपीज कर दी गई जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट को कम करे. तो ये था सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर. आई थिंक यू बेटर लर्न नाउ. हम देखेंगे थर्ड पार्ट ऑफ द नेक्स्ट डे. तब तक के लिए आप इसको लर्न करें.